मैंने 1 जनवरी 2025 को से 2-2 हज़ार रुपये की महीने की 5 एसआईपी शुरू करी है इन्होंने, और 15 से 20 साल तक का निवेश का नज़रिया है। क्या पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की यहाँ पे ज़रूरत है? जितेंद्र जी के पोर्टफोलियो स्क्रीन पर फ्लैश हम लोग कर ही रहे हैं। निपॉन लार्ज कैप जो है यहाँ पर 2,000 रुपये की एसआईपी यहाँ चल रही है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 की एसआईपी चल रही है। मोतीलाल मिड कैप में भी 2,000 की एसआईपी चल रही है। एडलवाइज में मिड कैप में 2,000 की एसआईपी, टाटा स्मॉल कैप में भी यहाँ पर 2,000 रुपये की एसआईपी चल रही है। मैम, आपके हिसाब से जितेंद्र जी के पोर्टफोलियो में क्या बदलाव की ज़रूरत है? कुछ चेंज की गुंजाइश है? हर्ष, इनके पोर्टफोलियो में अगर हम ओवरलैप देखेंगे, हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि ओवरलैप भी देखना जरूरी है जी। एक पोर्टफोलियो के अंडर। तो इनके पोर्टफोलियो में जब ओवरलैप हम देख रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में 28% का ओवरलैप आता है, और दोनों मिड कैप्स के बीच में 22% का ओवरलैप आता है, विच इज स्टिल ओके। हम जनरली प्रेफर करते हैं कि ओवरलैप जो है वो 20 to 30% के से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम ये देखते हैं, और टाटा स्मॉल कैप, तो ये फंड्स जो है बहुत बेहतरीन से तरीके से इनके पोर्टफोलियो में एलोकेटेड है। नए फंड्स बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा। इन्हीं फंड में जब भी आप फ्यूचर में एसआईपी बढ़ाएंगे तो इन्हीं में बढ़ाइएगा। ये 5 फंड कंटिन्यू कीजिएगा। अगर कभी ऐसा कोई मौका है कि जहां पर आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं पोर्टफोलियो को, तो एक मिड कैप फंड को आप रिड्यूस कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मिड कैप फंड को रिड्यूस करने की यहाँ पे सलाह दी जा रही है मैम की तरफ से। अब मैम, एक सवाल यहाँ पर यह है कि मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव के बीच एसआईपी तो जारी रखनी चाहिए या फिर यहाँ पे बदलाव करना चाहिए? हमेशा एक सवाल आता है। और पीछे हम लोगों ने देखा भी कि जब बाजार में भारी गिरावट आई तो एक बड़ी संख्या में जो एसआईपी स्टॉपेज रेशो था वो बढ़ता हुआ दिखा। मैम, आपके हिसाब से, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे भी सीरीज़ की शुरुआत हालांकि गिरावट से हुई, वो तो बात सही है कि साइकिल होती है, ऊपर जाएगी तो नीचे भी आएगी, लेकिन तो मैम निवेशकों को यहाँ पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो गलती उन्होंने पिछले साल करी कि भाई एसआईपी बंद कर दी, तो पहले आप उसको गलती मानती हैं, और दूसरी चीज़, तो अगर ये गलती है तो इसको सुधारना कैसे चाहिए? हर्ष, एक मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी हमारे निवेशकों के। पहला वाला जो सवाल है उसका एक आंसर मैं कंप्लीट करना रह गया। वो जी। जितेंद्र जी के पोर्टफोलियो में अगर वो 10,000 की सिप कंटिन्यू करते हैं 20 साल के लिए, क्योंकि उन्होंने 20 साल का टारगेट बताया है, जी। और एवरेज रिटर्न अगर 12% रहेगा, तो इनका पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो 24 लाख का होगा, जो उनके बैंक से कटेगा, और ये तकरीबन 92 लाख बन जाएगा। जी। तो ये ब्यूटी ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो इससे ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपका आपका जो अगला सवाल है उसे मैं कनेक्ट करना चाहूंगी कि मिस्टेक्स जो लोगों ने नहीं करनी चाहिए, निवेशकों ने ध्यान में रखना है कि अगर आपने पिछले टाइम सिप, पिछले महीने या पिछले 3-4 महीनों में सिप बंद कर दी है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन समय है, रीस्टार्ट कीजिए अगर आप हमें सुन रहे हैं और आपको लॉजिकल लगता है। नंबर 2, आप डीआईवाई मत कीजिए। आपके पास एक सूत्रधार या तो एक मेंटोर या तो एक एडवाइजर होना जरूरी है, क्योंकि पैसों की आप अगर 12-14 घंटा नौकरी करके या बिजनेस करके कमाते हो तो उसको ठीक से मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। तो वो मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है। तो आप डेफिनेटली डीआईवाई मत कीजिए, क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो सिर्फ इमीडिएटली जो बंद होती है वो होती है जो खुद से शुरू की होती है कि वो इनी मिनी माइना मो करके भी लोग सिलेक्ट करते कि हाँ टॉप 5 रिटर्न्स कौन से हैं या मैं सिलेक्ट कर लूं और उसमें मैं निवेश कर दूं करके। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो ठीक है, लेकिन जी। अगर नीचे आने लगता है ना हर्ष, तो लोग डर के मारे सिर्फ बंद कर देते, क्योंकि हम ना वायर्ड नहीं है बिहेवियर वाइज जी। कि अगर पैसा नेगेटिव होगा तो चलेगा। जी, बिल्कुल मैम, घबराहट हो जाती है क्योंकि मेहनत की कमाई होती है, निवेशकों के मन में डर का माहौल इस तरीके से बन जाता है। अच्छा मैम, एक कंसर्न और है, और ये पेन जो है पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है यहाँ पर। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी फंड की बात करें, आईटी फंड्स की बात करें मैम, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐलान किया, और देखिए हम सब जानते हैं कि जो हमारी जो आईटी सर्विसेज कंपनीज़ हैं वो बेसिकली एक्सपोर्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हैं। यहाँ पे कांस्टेंट करेंसी का जो पार्ट होता है वो रेवेन्यू के तौर पर आता है, और बहुत सारे जो निवेशक हैं वो आईटी फंड्स को फॉलो भी करते हैं मैम, निवेश भी करते हैं, और इसमें जो है पिछले कुछ समय से पेन लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है मैम। और यहाँ तक कि इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अभी जो पेन है ये और बढ़ता हुआ दिखेगा, और रिसेशन का जो खतरा है वो एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि जो कैपेक्स के ऊपर भी अमेरिका कंपनी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जो जिस तरीके से ऑर्डर बुक होती है वो भी यहाँ पे घटती हुई दिख रही है। तो आपके हिसाब से मैं समझना चाहूँगा कि क्या अभी जो टेक्नोलॉजी फंड्स हैं वहाँ से निकलने का टाइम है मैम? क्या और गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लगातार कंसर्न बढ़ रहा है?
हर्ष, अगर हम टेक्नोलॉजी या डिजिटल इंडिया या ऐसे बहुत सारे थीम वाले फंड है जो जी टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि जब भी हम डिजिटल आईटी टेक्नोलॉजी या जो भी हम ये इस सेक्टर की जब हम बात करते हैं, जी टेक्निकली देखा जाए तो कोई भी बिजनेस है, अगर उसे बढ़ना है या बड़ा होना है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके ही वो बड़े हो सकते हैं, राइट? लेवरेज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को। जी तो हम सब जो इवेंचुअली पहले हम फिजिकल फॉर्म भरते थे, आजकल सब कुछ आधार बेस्ड लिंक हो गया है। हम जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं, आधार बेस्ड ओटीपी डालते हैं, तो हो जाता है। तो कोई भी बिजनेस को लेवरेज करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूसेज से आपका सेल बढ़ता है, आपकी ऑपरेशन कॉस्ट रिड्यूस होती है, तो जो आपका केपेक्स है उसमें डिफरेंस आता है। लेकिन जब हम बात करेंगे ये सेक्टर की एज अ कंट्री के फ्यूचर में ये कैसे काम कर सकता है या अभी हमारे पोर्टफोलियो में एग्जिट करना चाहिए कि नहीं, हर्ष, ये सिक्लिकल होता है। कोई भी सेक्टोरल या थीम पकड़ के चलो, तो अगर आपने कोई गोल से निवेश किया था 5 साल 10 साल से, तो ही आपको सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में रहना चाहिए, 5 years एंड अबव मिनिमम। तो अगर वो 5 साल नहीं हुए और आपके इन्वेस्टमेंट ने 2 साइकिल नहीं देखी है, तो आपको होल्ड ऑन करना चाहिए। लेकिन अगर आप फास्ट मनी बनाना चाह रहे थे और नहीं बने, एवरेज आउट करना चाहते हैं, तो आप लमसम टॉपअप कीजिए। और अगर आपको बहुत ही डर लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको एक आईप्रू का फंड बताया, आप उस फंड में शिफ्ट हो जाइए। वो ऑटोमेटिकली रीबैलेंस होता है कि कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए आज। ठीक है मैम, यानी आपके हिसाब से सलाह यही है जो आपने कैटेगरीज वाइज बता दिया, निवेशकों को अगर देखिए थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो कहाँ फोकस कर सकते हैं, और डर जहाँ पर है तो वो उस तरफ से जा सकते हैं। ठीक है मैम, आपने अच्छे से क्लैरिटी दे दी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मैम, क्योंकि यहाँ पर दो बड़े टेंशन होती है निवेशकों के मन में, एक आम इंसान के मन में भी होती है। एक तो होती है रिटायरमेंट, और एक होती है मैम कि घर का सपना पूरा करना। अगर ये दो चीज़ों की हम लोग बात करें मैम, कैसे अपने वित्तीय लक्ष्यों को किस तरीके से यहाँ पर फोकस किया जाए, टारगेट किया जाए, कैसे फाइनेंसिंग की जाए, एसआईपी के ज़रिए कैसे प्लानिंग की जाए, ताकि दो जो है मेन चीज़ जो है इसको गोल को अचीव किया जा सके। हर्ष, मैं पहले बेसिक बताना चाहूंगी। अगर जी मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी घर है और जी आपकी हाउसिंग लोन चल रही है जी उसी घर पर, तो आपको क्या करना है, आपको बैंक से जाके जिस जहां से आपने लोन ली है, बिकॉज आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है, आपको बैंक में जाके रिक्वेस्ट देके डिफरेंस इन स्टैम्प ड्यूटी भर के आपको अपना इंटरेस्ट रेट जो है 8.8 to 8.1 के बीच में लेके आना है। जब आप ये रिड्यूस करते हो इंटरेस्ट रेट, तो आपके पास दो चॉइसेस होती है, या तो आप टेन्योर घटाइए या तो आप ईएमआई घटाइए। तो हम कहेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपका 8.7 चल रहा था और आप 8.1 पे आ रहे हैं, तो आप अपना टेन्योर ऐसे ही रहने दीजिए। जो डिफरेंशियल एसआईपी है, मान लीजिए 25,000 की ईएमआई चल रही थी और वो 3,000 से कम हो गई, तो वो 3,000 की सिप शुरू कर दीजिए एकदम अग्रेसिव फंड में अगले 5 साल के लिए। तो जब ये 3,000 रुपए, और हम फॉलिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल में है, तो इंटरेस्ट रेट घटने वाला है, तो इवेंचुअली जब इंटरेस्ट रेट घटेगा, आपके पास ज्यादा विंडो रहेगी टू सेव एंड इन्वेस्ट। तो आप वो निवेश बढ़ा के अगले 5 साल टारगेट कीजिए कि आप लोन को खत्म कर देंगे। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी सारे इन्वेस्टर्स से, यूट्यूब ज्ञान है, या जो भी आप रील ज्ञान है, यूट्यूब शॉर्ट ज्ञान है, जो लोग वीडियोस बनाते हैं कि जब भी आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो पहले 3 साल में आपको लोन खत्म कर दे, घर ज्यादा से ज्यादा भरनी चाहिए, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जब आपने लोन ली है 10 साल या 15 साल के लिए, तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे होता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स में आपका लोन ज्यादा है क्योंकि अमाउंट ज्यादा है लोन की, तो जी ज्यादा पैसा ही भरना पड़ेगा इंटरेस्ट का, तो वो तो लॉजिकल है। तो वो मैं ये मिथ को ब्रेक करना चाहूंगी कि ये ऐसा नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अपना हाउसिंग का टारगेट पकड़ के चल रहे हैं, तो हमें इन्फ्लेशन भी ध्यान में रखना जरूरी है कि आप अगर आज नौकरी करना शुरू किया है, अगर 22-23 साल के आप हो, तो आपको क्या टारगेट करना है कि आपको कोई लोकेशन पे घर खरीदना है। आपके गांव में अगर घर बांधना है तो जमीन चाहिए, जमीन के लिए कितने पैसे लगेंगे। और मान लीजिए कि आप कहेंगे कि जमीन 10 लाख की मिलती है, घर बनाने के लिए 20 लाख लगते हैं, तो 30 लाख की जरूरत है अगले 5 साल के बाद। 30 लाख आज का कॉस्ट है, तो आपको उसमें इन्फ्लेशन ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप इन्फ्लेशन 6-7% का ऐड करते हो, तो आपको उसमें 5 साल के बाद आपको टारगेट मिलेगा कि 30 लाख की जगह आपको टेक्निकली 40 लाख रुपीज, 42 लाख रुपीज आपको आपके पास होंगे, तो आप ये चीजें कर पाओगे। वो 42 लाख अचीव करने के लिए आपको आज से निवेश करना शुरू करना पड़ेगा।
तो ये एक एंगल रहा। दूसरा एंगल ये रहा कि मान लीजिए आप कहेंगे कि 42 लाख तो बहुत ज़्यादा है, इतने सेविंग्स, इतनी इनकम ही नहीं है और जी। सारे पैसे अगर घर में लगाऊंगा तो बाकी के गोल्स का क्या होगा? हुँ। तो आप टारगेट कीजिए कि 60 टू 70% आप लोन लेंगे और 30% जो है 42 लाख का 30% पकड़ के चलिए। तो 42 लाख का 30% आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो उतना पैसा आपको लोन लेना होगा और उतना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और बाकी का पैसा आप लोन लेंगे। तो 30% डाउन पेमेंट का टारगेट करके निवेश आज से शुरुआत करेंगे तो वो डेफिनेटली 5 साल में टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है मैम। ये जी, रही हाउसिंग की बात हर्ष। जी, और अगर रिटायरमेंट की बात करेंगे जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है जी, तो आपको अपना सोशल सिक्योरिटी मतलब आपको अपना पेंशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो जी, इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो है कि आप मैक्सिमम अमाउंट जो आप निवेश कर पाओगे लॉक इन में वो जी, आप एनपीएस में डालिए। तो एक तो इक्विटी में जाएगा, जी, आपके रिस्क प्रोफाइलिंग ऑटोमेटिकली उसमें हो जाएगी जी, और लॉक इन में हो जाएगा तो मालूम है कि ये आपके रिटायरमेंट के लिए ही पैसा है। फिर आती है दूसरी बात कि मुझे लॉक इन नहीं पसंद है, हुँ, मुझे ओपन एंडेड फंड चाहिए। तो जी, म्यूचुअल फंड में आप सिप कर लीजिए, जिससे कि आपको टारगेट रहेगा इन्फ्लेशन एडेड आपका लिविंग एक्सपेंसेस में ऐड करके जी। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है मैम। और आपने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी निवेशक के मन में या फिर व्यूअर के मन में कोई दुविधा नहीं होगी। और आपका कहने का मतलब मैम यही है कि सिप का और बेसिकली ईएमआई दोनों साथ साथ चलाए जा सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, मन में दुविधा होती है कि भाई मैं एक तरफ तो ईएमआई चला रहा हूँ, दूसरी तरफ क्या एसआईपी चला सकता हूँ। लेकिन आपने ये बताया कि जैसे ही मान लीजिए ब्याज दरों में कटौती होती है तो उस परसेंटेज को आप वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं एसआईपी के ज़रिए। राइट कह रहा यस, हूँ मैम? एब्सोल्युटली राइट हर्ष। इसी बहाने आपकी एक डिसिप्लिन आएगी और आप खुद एक स्ट्रीमलाइन ऑफ इनकम शुरू कर सकते हो निवेश करने के लिए। बिल्कुल मैम। तो यानी कि मैम जो है वो देखिए ईएमआई और एसआईपी की एक साथ चलाने की मैजिक की बात कर रही हैं, और ये बहुत दिलचस्प चीज़ होती है। और जो आंकड़ों के साथ उन्होंने बताया और बहुत वो भी बहुत देखिए समझने वाली बात है, इस पर आप फोकस ज़रूर कीजिए।